दोस्तों भारत की राजनीति में बहुत कम ऐसा होता है कि आप पहली बार एमएलए बने और चीफ मिनिस्टर बन जाएं। बहुत कम ऐसा होता है कि आप पहली बार एमपी बने और डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। हाँ, एक एग्जांपल है नरेंद्र मोदी जी। हम सब जानते हैं कि गुजरात के जब वो चीफ मिनिस्टर बने तब तो वो एमएलए भी नहीं थे। उसके बाद लगातार वो चुनाव जीतते गए और पहली बार जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने वाराणसी से तो डायरेक्टली वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली को चौथी वुमेन चीफ मिनिस्टर मिल गई हैं और उनका नाम है रेखा गुप्ता। जैसा आप सब कल शाम से सुन ही रहे होंगे कि बीजेपी ने अनाउंस किया। देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप दिल्ली का इतिहास देखोगे, आप स्पेशली 1991 के बाद से, जब से लेजिस्लेटिव असेंबली सेट की गई है, तब से ये चौथी वुमेन महिला हो रही हैं। सबसे पहले सुषमा स्वराज जी हुई हैं। ठीक है, ये बहुत छोटे टाइम के लिए हुई हैं। ठीक है, इसलिए इस बहुत छोटा कार्यकाल इनका है। इसके बाद शीला दीक्षित, हम सब जानते हैं 15 साल का एक बहुत लंबा कार्यकाल था। फिर आपको पता है कि रिसेंटली अरविंद केजरीवाल जी जब जेल से वापस आते हैं तो रिजाइन करते हैं और आतिशी जी को यहाँ चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। तो रेखा गुप्ता यहाँ पर बन गई हैं और इनके बारे में इम्पोर्टेंट है जानना कि आखिरकार बीजेपी ने उनको चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया, आगे क्या होगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आखिरकार बीजेपी ने इनको चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया, आगे क्या होगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उनका एक लंबा इतिहास रहा है। भले ही वो पहली बार एमएलए बनी है दिल्ली में, लेकिन उनका पॉलिटिक्स के अंदर लंबा इतिहास है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले कुछ समय से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली के अंदर यहाँ पे जो प्रवेश वर्मा जी हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया था, वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। बहुत सारे लोग फ्रंट में चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर फाइनली डिसाइड किया गया रेखा गुप्ता जी का नाम। रेखा गुप्ता जी की उम्र अगर आप देखोगे तो 50 वर्ष है। ठीक है, सिर्फ 50 वर्ष की आयु है उनकी। और उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग की सीट से वो चुनाव लड़ी हैं और 30,000 वोटों से अंतराल से उन्होंने विजयी हासिल किया हुआ है। ठीक है, जो अभी लास्ट चुनाव हुआ था। और उनके अगर आप कैंपेन वेबसाइट्स पे देखोगे तो उन्होंने लिख रखा है कि काम ही पहचान है। तो एक प्रकार से वो एक संदेश देना चाह रही हैं। साथ ही साथ जो रेखा गुप्ता जी हैं, सी वॉज वन ऑफ द बीजेपी लीडर जो फ्रंट रनर्स में देखी जा रही थी, जो स्पेशली प्रवेश वर्मा और जितेंद्र महादेव, विजेंद्र गुप्ता, इन सब के साथ साथ कुछ नाम रेखा गुप्ता का भी लिया जा रहा था कि वो भी बन सकती हैं। शायद किसी ने अभी तक सोचा नहीं था। क्वेश्चन ये है कि रेखा गुप्ता कौन है। देखिए, रेखा गुप्ता का जो पॉलिटिक्स में शुरुआत होता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से होता है। आई एम श्योर कि जितने भी लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जो राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो चुनाव होता है ना, काफ़ी मायने रखता है। वहाँ पर अगर चुनाव आप जीतते हो तो डायरेक्टली आपकी एंट्री नेशनल पॉलिटिक्स में हो जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने ग्रेजुएशन किया था दौलत राम कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और 1996-7 वाला जो सेशन था उसमें वो दिल्ली जो यूनिवर्सिटी यूनियन है उसकी प्रेसिडेंट बनी थी। और उसके बाद आप देखोगे कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की सेक्रेटरी भी बनी दिल्ली यूनियन की। और अगर आप देख सकते हो वो प्रेसिडेंट बनी थी 96-97 में। ठीक है, खैर मैं आपको बता दूं, बाय प्रोफेशन वो एक लॉयर हैं। और साथ ही साथ उनकी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंट्री होती है वो होता है 2007 में, जब वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में चुनाव जीती थी। तो बेसिकली जो काउंसलर का चुनाव होता है वो उन्होंने 2007 में नॉर्थ प्रीतमपुरा वार्ड से जीता था। फिर अगेन 2012 में सेम इसी प्रीतमपुरा वार्ड से वो जीती। और 2022 में जो एमसीडी का चुनाव हुआ था उसमें वो शालीमार बाग वाले वार्ड से जीती थी। तो इस बार जो एमएलए का चुनाव जीती हैं वो शालीमार बाग से ही जीती हैं। और एज ए काउंसलर बताया जाता है कि उन्हें बहुत सारे काम किए, जैसे स्विमिंग पूल बनाना, जिम बनाना, लाइब्रेरी बनाना, कम्युनिटी हॉल्स बनाना, उन्होंने अपने एरिया में बनाया। साथ ही साथ उन्होंने हेल्थ चेकअप कैंप्स वो लगाती थी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। और साथ ही साथ जो चाइल्ड लेबर का जो अवेयरनेस है समाज के अंदर, वो उन्होंने फैलाने की कोशिश की थी। 2022 में क्या होता है, जब एमसीडी का चुनाव होता है तो जितने भी यहाँ पर काउंसलर्स होते हैं वो अल्टीमेटली मेयर को चुनते हैं कि मेयर कौन होगा। तो यहाँ पर बीजेपी की कैंडिडेट थी वो मेयर के लिए, लेकिन आप सबको पता होगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके पास बहुमत है, तो जो शैली ओबरा है वो चुनाव जीत जाती हैं। फिर इसके अलावा नेशनल वाइस प्रेसिडेंट वो रही हैं बीजेपी महिला मोर्चा की। और पहले उन्होंने दिल्ली बीजेपी के अंदर जनरल सेक्रेटरी के तौर पर सर्व किया है।
तो क्वेश्चन ये भी आता है, बीजेपी ने रेखा गुप्ता को ही क्यों चुना। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो लेजिसी रही है ना वुमेन चीफ मिनिस्टर की, उसको बीजेपी कहीं ना कहीं कंटिन्यू करना चाहती है। स्पेशली शीला दीक्षित के बारे में मैंने आपको बताया। सुषमा स्वराज जी का क्या हुआ था कि सिर्फ 52 डेज वो चीफ मिनिस्टर थी। बीजेपी कोशिश कर रही थी कि 1998 का जो चुनाव होगा उसके जस्ट पहले यहाँ पर वुमेन सेंट्रिक फोकस किया जाए, लेकिन उस समय मैं आपको बता दूं आज भी काफ़ी चर्चा होती है कि प्याज के दाम में जो उछाल आया था उसकी वजह से वोटर्स में काफ़ी नाराज़गी थी, और जिसकी वजह से 98 का जो चुनाव है वो बीजेपी हार जाती है दिल्ली के अंदर। और कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जी को चुनकर बीजेपी जो है वुमेन का जो प्रायोरिटी है पॉलिटिक्स में उसको आगे लाना चाहती है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि 70 असेंबली की जो सीट्स हैं दिल्ली के अंदर उसमें बीजेपी ने 9 कैंडिडेट वुमेन के लिए खड़े किए थे, और उसमें से 4 महिलाएं जो है बीजेपी की तरफ से चुनाव जीती हैं। फिर इसके अलावा ये भी बता दूं कि दिल्ली के अंदर इस बार जो महिला वोटर्स हैं उन्होंने ज़्यादा यहाँ पे टर्नआउट दिखाया है। आप देख सकते हो कि जितने भी वुमेन वोटर्स हैं उसमें से 60.92% में वोटर टर्नआउट दिया महिलाओं की। और हम बात करें पुरुष की तो सबसे यहाँ पर सिर्फ 60.21% था। मतलब महिला वोटर्स काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं दिल्ली चुनाव के अंदर। और आम आदमी पार्टी भी आप देखोगे तो वो भी काफ़ी हद तक फीमेल वोटर्स पर डिपेंडेंट है, लेकिन वो इस समय हार गई है और बीजेपी को 48 सीट्स मिला। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर वोटर बेस है उसको बीजेपी भुनाना चाह रही है। और बीजेपी ने कई सारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में वुमेन सेंट्रिक जो पॉलिसीज हैं वो आपका अनाउंस किए थे, स्कीम्स अनाउंस किए थे। फॉर एग्जांपल आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम 2100 रुपये का कैश देंगे हर महीने महिलाओं को। अब देखना होगा कि कौन कौन सी महिलाओं को शामिल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने बढ़ चढ़ कर अनाउंस किया कि महिला समृद्धि योजना कि इसके तहत 2500 रुपये हर महीने महिलाओं को दिया जाएगा। और इसके साथ साथ बीजेपी ने यह भी कहा कि पहले से जो वेलफेयर स्कीम चलती आ रही हैं जैसे बस ट्रेवल हो गया फ्री में, वो भी चलता रहेगा। और इसके साथ ही यहाँ पर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको 21,000 रुपये प्रॉमिस किया गया है कि 6 न्यूट्रिशन किट्स जो हैं हर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए वो दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो फ्री सर्विकल और ब्रेस्ट ओवेरियन वाला जो कैंसर की श्रेणी होती है उसको वो भी यहाँ पर फ्री में कराई जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि जब अनाउंस किया गया रेखा गुप्ता जी का नाम बीजेपी की तरफ से, तो यहाँ पर अतिशी जी आती हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। उनका क्या कहना होता है, इनका बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है कि था कि इनका कहना था कि महिलाओं का जो है रिप्रेजेंट हमारी राजनीति में बढ़ रहा है उनका कदम, ठीक है। लेकिन रेखा गुप्ता जी का जो ये वक्तव्य है ये आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी जी ने जो कहा है कि रेखा गुप्ता जी का अपॉइंटमेंट देश की महिलाओं के लिए मैटर ऑफ प्राइड है, ऐसा बोला गया है। कि तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पर क्यों एक महिला का चीफ मिनिस्टर बनाना, महिला को चीफ मिनिस्टर बनाना इतना मायने रखता है। फिर इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि बीजेपी ने यहाँ पर ये भी देखा कि वो एक फ्रेश विजन लेकर के आती है, यूथफुल लीडरशिप। क्योंकि आप रिसेंटली देखोगे तो बीजेपी ने जहाँ जहाँ पर चुनाव जीते हैं अलग अलग राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तो वहाँ पर यूथ को लाने की कोशिश की गई है। देखिए आप में से कई लोग कहेंगे कि इनकी उम्र 50 साल है। देखो इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कंपेरेटिवली आप देखोगे 50-55 साल वो यूथ ही माना जाता है एक प्रकार से, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लंबे पारी खेलते हैं, हम सबको पता है कि इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर लोग। खैर यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि उनका एक क्लीन इमेज आपको देखने को मिलेगा, करप्शन फ्री रेपुटेशन आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली आपने देखा होगा 1-2 सालों से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर काफ़ी सारे आरोप लगा थे, चाहे वो शीश महल हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। इनके कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं बीजेपी एक क्लीन इमेज को भी प्रेजेंट करना चाहती है। क्योंकि आप देखोगे तो दूसरी तरफ जो बाकी के लीडर जैसे रमेश बिदूरी जो आतिशी जी के खिलाफ लड़े थे कालका जी से, वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ गए थे, राइट। कुछ बयान उन्होंने दे दिया था, उसको लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी। तो बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती थी कि ये कंट्रोवर्सीज में ना फंस कर इसकी तरफ ज़्यादा फोकस किया जाए जिसकी क्लीन इमेज हो, और इसीलिए उनका चयन किया गया है। और इसके अलावा ये भी देखिए एक बड़ा फैक्टर है कि बीजेपी अक्सर ये देखती है कि पार्टी वर्कर्स में जो वर्कर्स हैं उनमें कौन जो है ज़्यादा पॉपुलर है, किसको लोग ज़्यादा चाहते हैं, वो भी एक बड़ा मायने रखता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जब उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर चुनने की बारी आई 2017 में, जब बीजेपी चुनाव जीती थी उत्तर प्रदेश में, तब अगेन योगी आदित्यनाथ काफ़ी पॉपुलर थे तो उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए देवेंद्र फडणवीस जी, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ये भी काफ़ी मायने रखता है कि आप
वर्कर्स के बीच में कितना पॉपुलर है कि नहीं है। खैर उनके मैं इनके नेटवर्थ की बात करूं जो उन्होंने लिखा है, उनका जो टोटल एसेट है उनका है 5.2 करोड़। उनकी जो लाइबिलिटी है वो है 1.46 करोड़। अक्सर लोग एमएलए एमपी बनने के बाद अगले चुनाव में और ज़्यादा रिच हो जाते हैं, तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। खैर यहाँ मैं आपको बता दूं, जैसे ही उनका नाम अनाउंस हुआ वो एलजी साहब के पास गई ताकि गवर्नमेंट बनाने के लिए वो क्लेम कर सके।